हेलो, नमस्ते दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, ये जेट के लिए है और जेट के मैं रेगुलर वीडियो आपके लिए डाल भी रहा हूँ, लेकिन अब हम चलेंगे सिलेबस वाइज, यानी टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक पहले आने वाला है, कौन सा टॉपिक बाद में आने वाला है, जिस तरह से आपके सिलेबस में दे रखा है अपन उसी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जेट एग्ज़ाम को पास करने के लिए कौन सा टॉपिक, एटम, जो पूरी केमिस्ट्री का मेन फ्रंट है। यदि बात करूँ मैं किसी एटम की, तो किसी एटम की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, ये इस एटम का बेसिक आपको बताने की इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप 11वीं-12वीं क्लास में पढ़ कर आए हो, लेकिन फिर भी मैं बेसिक से ही स्टार्ट करूँगा, आप चिंता ना करें। ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर आपके प्रोटॉन होते हैं और ये न्यूट्रॉन होता है। यहाँ पर इसमें आपके इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, ये एक कक्षा होती है। क्या होती है? कक्षा होती है। और ये आपका नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये परमाणु है क्या, होता क्या है, किसने दिया, और इसकी विस्तृत जानकारी हमें चाहिए। देखो पहली बात, परमाणु जो शब्द है वो 1808 में जॉन डाल्टन ने दिया था। किसने दिया? जॉन डाल्टन ने दिया, जो एक रसायन वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा कि परमाणु द्रव्यों की एक सूक्ष्म इकाई है। द्रव्य, लिक्विड की नहीं, द्रव्यों की, द्रव्य की एक सूक्ष्म इकाई है जो एक अविभाज्य कण होता है, यानी इसे आगे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और आपके जेट के हिसाब से आप ये दिमाग मत लगाना कि सर परमाणु में आप इलेक्ट्रॉन भी बता रहे हो, प्रोटॉन भी बता रहे हो, न्यूट्रॉन भी बता रहे हो, और इसके बाद आप थोड़ी देर बाद आप एंटी प्रोटॉन और कुछ और भी बता सकते हो हमें। तो आप उसमें दिमाग मत लगाना कि इसमें तो बहुत सारे कण है, तो इसे क्यों विभाजित नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन का अपना स्थायित्व है, प्रोटॉन का अपना स्थायित्व, आपको उसके बारे में दिमाग नहीं लगाना। आपके एग्जाम की दृष्टि से परमाणु ही सबसे सूक्ष्म इकाई है किसी पदार्थ की, कण की। ठीक है, जो किसने बताया? जॉन डाल्टन ने बताया। कब बताया? 1808 में बताया। ठीक है, ये रासायनिक संयोजन पर आधारित सिद्धांत था। जॉन डाल्टन का जो सिद्धांत था वो रासायनिक संयोजन पर आधारित एक सिद्धांत था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप नोट लगा लेना। यदि देखो मैं आपको इसमें कोई चीज़ बताता हूँ, अगर वो आपको विथ पीडीएफ चाहिए, अगर सॉफ्ट नोट्स के रूप में चाहिए, तो आप मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, आप उस पर मुझे कमेंट कीजिए कि सर मुझे ये इसकी पीडीएफ चाहिए, इस चैप्टर की चाहिए या इस टॉपिक की चाहिए। मैं आपको लिखे हुए सॉफ्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, पहले यहाँ देखो, जॉन डाल्टन सर की बात कर ली। इसके अलावा एक भारतीय दार्शनिक थे। कौन थे? भारतीय दार्शनिक थे, जिनका नाम महर्षि कणाद था। क्या था? महर्षि कणाद था। इन्होंने भी जॉन डाल्टन वाली ही बात कही थी। क्या कही थी? जॉन डाल्टन ने भी यही कहा था कि द्रव्यों का सबसे सूक्ष्म कण क्या होता है? परमाणु होता है, और जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। यही बात महर्षि कणाद ने भी कही थी। ठीक है, अब देखो इसके बाद परमाणु का जो सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन ने, जो परमाणु थ्योरी दी थी, उस थ्योरी के अनुसार जॉन डाल्टन ने बताया कि तत्व के निर्माण के लिए समान परमाणु की आवश्यकता होती है। क्या होती है? तत्व के निर्माण के लिए समान परमाणु की आवश्यकता होती है, यानी समान प्रकार के परमाणु मिलकर तत्व का निर्माण करते हैं, और यौगिक के निर्माण के लिए असमान प्रकार के परमाणुओं की आवश्यकता होती है, यानी यौगिक के निर्माण के लिए असमान प्रकार के परमाणु आपस में संयोजन करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि परमाणु का जो सिद्धांत है वो कैसा था, किस किस ने परमाणु के बारे में क्या क्या बताया। देखिए, परमाणु के बारे में दो मॉडल दिए गए, एक तरीके से, एक पुराना मॉडल और एक नया मॉडल। पुराने मॉडल को आपके 4 वैज्ञानिकों ने डिफाइन किया। पहला आपका थॉमसन। कौन था? थॉमसन। दूसरा आपका रदरफोर्ड। कौन था? रदरफोर्ड। ठीक है, तीसरा आपका बोर। कौन? नील्स बोर। और फोर्थ नंबर लास्ट आपका कौन सा? सोमरफेल्ड।
कौन था? सोमरफेल्ड। यह आपके काम में नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि परमाणु के बारे में इन चारों ने बताया था, जो एक उनका पुराना मॉडल था। ठीक है, नए मॉडल के अनुसार, नया मॉडल के अनुसार, और नया मॉडल दिया किसने? पहली बात तो ये ओल्ड मॉडल थे, नया मॉडल 1927 में दिया गया। परमाणु के लिए जो नया मॉडल था वो 1927 में दिया, और ये मॉडल डेविसन, किसने? डेविसन व जर्मन ने दिया। किसने दिया? डेविसन व जर्मन ने दिया। कब दिया? 1927 में दिया। और यह मॉडल किस पे आधारित था? जो मॉडर्न मॉडल था, जो आधुनिक मॉडल था, वो किस पे आधारित था? इलेक्ट्रॉन विवर्तन पर। किस पर? इलेक्ट्रॉन विवर्तन पर आधारित था। ठीक है, अब देखिए इन चारों मॉडलों का निष्कर्ष मैं आपको एक साथ बताऊंगा। इसका निष्कर्ष इस चैप्टर के सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, ओल्ड से स्टार्ट करते हैं, आधुनिक तक चलेंगे। ठीक है, देखो ओल्ड मॉडल में थॉमसन ने ज़्यादा कुछ खास नहीं बताया, थॉमसन की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे अच्छा ओल्ड मॉडल में बताया आपके नील्स बोर और रदरफोर्ड ने। तो अपन इन्हीं की बात कर लेते हैं एक एक की। पहले रदरफोर्ड की बात करते हैं। देखो रदरफोर्ड जी ने क्या बताया? रदरफोर्ड जी ने एक एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था। कौन सा प्रयोग किया था? एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था। अब वो एल्फा कण प्रकीर्णन क्या था उसके बारे में बाद इस एटम की स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे उसके बाद। ठीक है, देखो रदरफोर्ड का जो मॉडल था, उन्होंने एक एल्फा कण स्रोत लिया। वो एल्फा कण क्या था? बिस्मिथ का नाभिक। ठीक है, बिस्मिथ के नाभिक से था, जिससे एल्फा कण स्रावित हो रहे थे, एल्फा कण गमन कर रहे थे। बिस्मिथ एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। कैसा होता है? रेडियो एक्टिव पदार्थ। रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे रेडियो एक्टिव परमाणु था, सॉरी पदार्थ नहीं, रेडियो एक्टिव तत्व ऐसा तत्व होता है जो अपने आप विकिरणें उत्सर्जित करता हो, यानी जिसका विखंडन अपने आप होता हो और जिसका निर्माण भी अपने आप ही हो जाता है। यानी ये अपने आप को तोड़ भी लेता है, कभी कभी जोड़ भी लेता है। तोड़ते वक्त ये कुछ किरणें उत्सर्जित करता है, जिन्हें एल्फा किरणें कहा गया, क्योंकि ये इसके नाभिक से होती है। और एल्फा किरणों का जो एल्फा कण होते हैं, उनका ये प्रतीक होता है। यानी हीलियम के नाभिक को एल्फा कण कहते हैं। क्या कहते हैं? हीलियम के नाभिक को एल्फा कण कहते हैं। याद रखना इस बात को। इसके बाद देखो रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया, उस मॉडल में उन्होंने क्या किया कि एक तो उन्होंने बिस्मिथ रेडियो एक्टिव स्रोत का उपयोग किया, जहां से एल्फा कण बहुत संख्या में बाहर की तरफ निकल सके। एक उन्होंने यहां पर एक प्लेट का यूज किया, जो प्लेट थी आपके पीबी यानी लेड की। किसकी? लेड की। इस लेड की प्लेट का काम क्या था? जो एल्फा कण बाहर निकल रहे हैं, इन एल्फा कणों को बिल्कुल सीधा गति करवाना। अगर कोई एल्फा कण मान लो इसे तिरछा गति कर रहा है, तो वो इस प्लेट पे लग के सीधा गति करेगा। समझ में आई? यहां पर उन्होंने एक सोने की पन्नी ली। अब आप एक चीज बताओ, सोना क्या है? एक तत्व है, एक एलिमेंट है। और सोना अगर एक एलिमेंट है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि समान समान परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तत्व का निर्माण करते हैं। तो क्या सोने के मैं किसी एक परमाणु की स्ट्रक्चर बना दूं? ये लो, ये सोने की मैंने किसी एक की स्ट्रक्चर बना दी। बनाई यहां पर स्ट्रक्चर। अब देखो यहां पर इसके वही नाभिक होगा सेंटर में, इधर इलेक्ट्रॉन वगैरह घूम रहे होंगे कक्षा में। देखो यहां से ये एल्फा कण आए और सीधे चले गए बिल्कुल। यहां से जो ये एल्फा कण आया था, देखो एल्फा कण क्या था? हीलियम का नाभिक, और हीलियम का नाभिक पॉजिटिव चार्ज्ड है। नाभिक भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज्ड है। आपको पता है समान आवेशों के मध्य क्या होता है? हमेशा प्रतिकर्षण, रिपल्सन होगा। एक दूसरे के पास नहीं आएंगे बल्कि दूर दूर जाएंगे। ठीक है, और असमान के मध्य आकर्षण। यहां पर प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा। तो ये कण जिस दिशा में वापस गया था, वापस उसी दिशा में लौट आया है। समझे क्या आप? जिस दिशा में ये गया, वापस उसी दिशा में लौटकर आ गया। इतनी बात समझ में आई क्या? देखो इसके अलावा कुछ कण ऐसे थे जो यहां इसके पास तक गए, नाभिक के पास तक, एक किनोर पे जा रहा है ये, तो इसने क्या किया? किसी ना किसी कोण पर ये विचलित हो गया।
ये भी मान लो नाभिक के पास गया तो विचलित हो गया। कुछ कण ऐसे थे जो बिल्कुल सीधे सीधे गए और कुछ ही उनको पास होने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, सीधे के सीधे निकल गए। यहाँ इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड जी ने लास्ट में एक ZnS जिंक सल्फाइड की एक पर्दा यूज किया। क्या किया, पर्दा यूज किया, ठीक है। और वो पर्दा क्या काम करता है, ये जिंक सल्फाइड एक ऐसा गुण होता है जिसपे अगर ये अल्फा कण जाके लगेगा तो यहां पर स्पॉट बन जाएंगे। इस तरह से स्पॉट बन गए। जहां जहां अल्फा कण आकर ऐसे मान लो आगे टकराए, वहां वहां क्या हुआ, स्पॉट बन गया। तो रदरफोर्ड जी ने लगभग 20,000 अल्फा कणों पे ये प्रयोग किया। तो उन्होंने निष्कर्ष पाया कि मैक्सिमम अल्फा कण तो आपके सीधे निकल गए। क्या, मैक्सिमम अल्फा कण तो सीधे निकल गए, यानी 20,000 में से 19,900 से भी ऊपर, 950 मान लो आप, इतने अल्फा कण तो बिल्कुल सीधे निकल गए बिना किसी विचलन के। जिस दिशा से आए बिल्कुल सीधे के सीधे 0 डिग्री एंगल पे सीधे निकल गए। कुछ एक कण ऐसे थे जो किसी ना किसी कोण पर विचलित हुए। क्या, किसी ना किसी कोण पे विचलित हुए। ये कणों की संख्या थी लगभग 10 से 20,000 में से, ठीक है। लेकिन 20,000 में से बहुत ही नगण्य मात्रा में 1-2 कण ऐसे थे जो जिस मार्ग पर गए उसी मार्ग पर वापस आ गए। यानी यहां पर इन्होंने थीटा 180 डिग्री यानी 180 डिग्री के एंगल पे इन्होंने काम किया, यानी जिस दिशा में गए उसी दिशा से वापस लौट कर आ गए, ठीक है। इससे रदरफोर्ड जी ने कुछ निष्कर्ष निकाला। आपको ये चित्र डायग्राम समझ में आ रहा है ना? अगर ये डायग्राम आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप स्क्रीन पे देखिए, आपको एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाई दे रहा है। इसमें एक चीज आपसे और पूछ सकता है कि जो ये सोने की जो ये पन्नी थी इसकी मोटाई क्या थी? तो इसकी सोने की पन्नी की मोटाई 100 mm थी। कितनी? 100 mm, ठीक है। इसके अलावा आपका जो ये विस्मित है, इसके जो अल्फा कण है, इन अल्फा कणों की जो ऊर्जा थी वो 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक थी। कितनी थी? 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिससे ये बहुत तेज गति से जाए और इसके पार से निकल जाए। समझ गए? बहुत तेज गति से जाएगा तो पार से निकल जाएगा, बिल्कुल सीधा गति कर सके, ठीक है। इसके बारे में केवल इतना। अब इसके बारे में इन्होंने जो ये प्रयोग किया, इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकले वो बताता हूं। अब देखो, इस प्रयोग से ये निष्कर्ष निकला, रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला। तभी तो अल्फा कण सीधे आए, सीधे निकल गए। लेकिन एक छोटा सा भाग ऐसा भी होता है परमाणु में जो खोखला नहीं होता है, भरा हुआ होता है, जहां पर परमाणु का केंद्र होता है। और वो भाग कैसा होता है? धन आवेशित होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव आवेश होता है, क्योंकि जैसे ही मैंने इस पे अल्फा कण गमन करवाए थे तो वह अल्फा कण उसी मार्ग पे गए थे और वापस उसी मार्ग से वापस वैसे के वैसे लौट कर आ गए थे। ये बात समझ में आई? इसके बाद देखो, इससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो नाभिक होता है वो परमाणु के केंद्र में कहीं ना कहीं छुपा हुआ एक जगह स्थित होता है और वो बिल्कुल छोटे से आकार में होता है। तो इन्होंने अपने प्रयोग से जो निष्कर्ष निकाला उसके आधार पर इन्होंने बताया कि परमाणु के नाभिक की जो त्रिज्या होती है या जो उसका आकार होता है वो 10⁻⁻15 मीटर यानी कि 1 फर्मी होता है, ठीक है। और बताया कि जो परमाणु का आकार होता है वो 10⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम होता है। समझ में आई इतनी बात? देखो, इससे आपको ये तो साफ पता चल रहा है कि ये छोटा और ये बड़ा, यानी नाभिक हमेशा परमाणु के अंदर होता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद इन्होंने धीरे धीरे जैसे सभी वैज्ञानिकों ने पता लगाया तो उससे क्या क्या चीजें सामने निकल कर आई। उन चीजों से इनको पता चला कि किसी भी परमाणु में आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, आपको प्रोटॉन मिलेगा और आपको न्यूट्रॉन मिलेगा। 3 कण मिलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को इन्होंने अवपरमाणुक नाम दिया, ठीक है। अवपरमाणुक नाम दिया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को मिलकर एक साथ क्या कहते हैं? अवपरमाणुक कण।
नाभिक के अंदर क्या क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों को मिलके क्या कहा गया, न्यूक्लियॉन। क्या कहा गया, न्यूक्लियॉन। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलके यानी P+N क्या होता है, न्यूक्लियॉन। थोड़ी देर बाद में आपको यह भी बताऊंगा कि P+N का जो मान होता है वो द्रव्यमान संख्या A के बराबर होता है। ठीक है, तो इन दोनों को ही मिलके एक साथ क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। और इन दोनों का योग ही किसके बराबर होता है, द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता, प्रोटॉन के खोजकर्ता और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता, क्योंकि अपन ने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, पहले मैं चार्ज की बात कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है और इस पे जीरो यानी ये उदासीन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता आपके जे थॉमसन थे। यहां पर आपके खोजकर्ता गोल्डस्टीन थे और यहां पर आपके चैडविक थे। कौन थे, चैडविक थे। ठीक है, अब देखो ये तो खोज करता है, ये खोज करता है और नामकरण यहां पर तो थॉमसन ने किया था, यहां पर जेम्स चैडविक ने किया था, लेकिन यहां पर प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है कि कंफ्यूज बच्चा इसमें हो जाता है कि खोजकर्ता कौन था और नामकरण किसने दिया था। इन दोनों में खोजकर्ता नामकरण सेम है, जबकि इसमें खोजकर्ता आपके गोल्डस्टीन है और नामकरण किसने करा था, रदरफोर्ड ने करा था। अब बात करते हैं इनकी जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो जनरल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले इनका आवेश। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव आवेश होता है, लेकिन होता कितना है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, कितना होता है, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। न्यूट्रॉन पे 0 होता है। अब बात कर लेते हैं इनके द्रव्यमान की। तो अगर मैं द्रव्यमान की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, किलोग्राम में। इसका द्रव्यमान होता है 1.6732 × 10⁻27 kg। ठीक है, जबकि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, गौर से देखना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान में डिफरेंस, 1.674। ठीक है, यहां पर 3 है और यहां 4 है। ठीक है, × 10⁻27 kg। आपको पता चल रहा होगा थोड़ा सा डिफरेंस है। क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट यह आता है कि प्रोटॉन भारी कि इलेक्ट्रॉन भारी, यानी वजन ज्यादा किसका होता है। देखो आपको ये नेगेटिव चार्ज से आपको लफड़ा हो रहा है, अगर आपको कभी भी ध्यान रखना हो दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो नेगेटिव चार्ज अगर सेम है तो पास वाली संख्या पे चले जाना चाहिए। पास वाली संख्या जो बड़ी है वही भारी होगा। इसकी 7 4 है, इसकी 7 3 है, तो बड़ा कौन सा हो जाएगा, ये। यानी भारी कण ये है, ये इसकी तुलना में हल्का है। सबसे हल्का ये, क्योंकि इसकी पावर ही बहुत ज़्यादा माइनस में। सबसे हल्का ये, मीडियम ये, सबसे भारी ये। इसके बाद देखो एक नया पॉइंट और आया था, और वो नया पॉइंट ये था, इन पे विशिष्ट आवेश, यानी प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश और न्यूट्रॉन का विशिष्ट आवेश। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश निकाला कैसे जा सकता है, Q/m से, यानी आवेश बटा द्रव्यमान का जो मान होता है वो विशिष्ट आवेश होता है। और ये किसने बताया था, मुलिकन नाम का एक वैज्ञानिक था। किस नाम का, मुलिकन नाम का एक वैज्ञानिक था, जिसने एक तेल बिंदु प्रयोग किया था। ठीक है, तेल बिंदु प्रयोग किया था, उससे इन्होंने Q/m का अनुपात निकाला। तो Q/m का अगर मैं निकालना चाहूँ तो किस तरह से निकालूंगा, 1.6 × 10⁻⁻19 बटे इलेक्ट्रॉन का निकाल रहा हूँ अभी, तो 9.1 × 10⁻31। अगर इन दोनों को मैं सोल्व करूंगा तो कुछ मान इस तरह से आएगा, 1.76 × 10⁻11 कूलाम पर kg। मैंने कैलकुलेट कर रखा है पहले से, यही आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इसका निकालना चाहूँ प्रोटॉन का, तो इसी तरह से निकालेंगे, बस ये चेंज हो जाएगा द्रव्यमान, इसकी जगह इस बार द्रव्यमान कौन सा जाएगा, ये वाला द्रव्यमान आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो यहाँ से कितना होगा, 9.51 के समथिंग होगा,
इंटू 10⁷ कूलाम पर केजी। समझ में आई आपको बात, कूलाम पर केजी। न्यूट्रॉन में क्या होगा, आवेश जीरो, नीचे द्रव्यमान कुछ भी लिख दो, आंसर जीरो ही आना है। समझ गए। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जो विशिष्ट आवेश है उसका क्रम क्या होगा। तो देखो सबसे ज्यादा विशिष्ट आवेश इसका, फिर इसका, फिर इसका, तो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और फिर न्यूट्रॉन। मेरा आपसे सवाल है कि इसमें अगर मैं अल्फा कण और ऐड कर दूं तो फिर इनका क्रम क्या होगा विशिष्ट आवेश का। अल्फा कण अभी मैंने बता भी दिया आपको अल्फा कण क्या होता है, फिर उसका विशिष्ट आवेश क्या होगा, जरा कैलकुलेट करके बताओ मुझे। कैलकुलेट किया आप लोगों ने, देखो मैं बताता हूं। अल्फा कण क्या होता है, He+2, द्रव्यमान संख्या 4, परमाणु क्रमांक कितना 2। इलेक्ट्रॉन तो छोड़ के भगे हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन थोड़ी छोड़ के भगे हैं, नहीं, ठीक है। देखो तो इस पे 2 आवेश है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर या 2 प्रोटॉन के बराबर, तो 2 गुणा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर दूंगा द्रव्यमान। द्रव्यमान करूं, प्रोटॉन के बराबर द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू द्रव्यमान कितना 4 है प्रोटॉन के बराबर। भाई प्रोटॉन है 2, प्रोटॉन है 2, न्यूट्रॉन है तो प्रोटॉन के बराबर रख लो, चाहे न्यूट्रॉन के बराबर ज़्यादा फर्क तो नहीं है, तो मैंने 4 रख दिया। ये लो, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास प्रोटॉन का जस्ट आधा आएगा, क्योंकि आपने देखा था कि ये वैल्यू तो दोनों में थी, इसका ही तो मान निकालना है। ये प्रोटॉन की वैल्यू तो है, ये प्रोटॉन की वैल्यू है, इसका मान निकालना है तो इसका मान कितना आएगा 1/2 इंटू प्रोटॉन की वैल्यू। तो प्रोटॉन की वैल्यू निकाल दो, कहाँ दिक्कत है बताओ। तो प्रोटॉन की वैल्यू कितनी थी 9.51 अभी निकाला था, इंटू 10⁻7 इतना था, तो इसका आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा 4.7 के समथिंग होगा, इंटू 10⁻7 कूलाम पर केजी। कूलाम पर केजी। अब यहां से अगर ये कूलाम पर केजी है तो आंसर किसके बीच में आएगा, यहां पर अल्फा कण प्रोटॉन के जस्ट बाद, और यहां आपका क्या आ जाएगा न्यूट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन से तो कम ही है 4.7 9.5 कम ही है, और इलेक्ट्रॉन का तो आपको पता है 10⁻11 में होता है, तो बहुत ज्यादा है। क्लियर हो गया यहां तक। अब देखो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि जब आपने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण है, तीनों की तुलनात्मक बात कर रहा हूं मैं, ऐसे प्रकृति में सबसे हल्के भारी कण की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तीनों की तुलनात्मक बात कर रहा हूं। तो तीनों में तुलनात्मक रूप से सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन है, सबसे भारी न्यूट्रॉन है, तो ये एक दूसरे के कितने गुना होते हैं। तो देखो एक दूसरे की अगर मैं गुना की बात करूं तो आपका जो m इलेक्ट्रॉन, ठीक है, Me द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का, ये 1/1837 गुणा MP के होता है, यानी प्रोटॉन m द्रव्यमान, प्रोटॉन के द्रव्यमान के 1/1837 गुणा होता है, ठीक है। अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो Me बराबर 1/1840 mn गुणा होता है, ठीक है। अब आपको पता है अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निकालना है तो दोनों इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो ऐसा भी लिख सकता हूं 1/1837 MP बराबर 1/1840 mn, ठीक है। अब आपको अगर न्यूट्रॉन का पूछे प्रोटॉन के सापेक्ष तो इसको इधर भेज दो, और अगर प्रोटॉन का पूछे न्यूट्रॉन के सापेक्ष तो इसको इधर भेज दो, आंसर आ जाएगा ना। अब ठीक है, देखो इसके बाद ये आपके रदरफोर्ड की सारी चीजें कंप्लीट हो गई। अब रदरफोर्ड के मॉडल को फिर विफलता क्यों मिली। देखो रदरफोर्ड ने परमाणु के स्थायित्व के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि परमाणु होता कैसा है, क्या होता है, ये किस तरह से सर्वाइकल करता है, कुछ भी नहीं बताया रदरफोर्ड जी ने। इसके अलावा रदरफोर्ड ने 2 प्रभाव होते हैं, एक स्टार्क प्रभाव और एक जीमान प्रभाव। कौन सा, स्टार्क और एक जीमान प्रभाव, ठीक है। अब स्टार्क प्रभाव क्या होता है और जीमान प्रभाव क्या होता है। स्पेक्ट्रमी रेखाओं का टूटना होता है दोनों में क्या होती है स्पेक्ट्रमी रेखाएं। अब मुझे बताओ कि किसी क्षेत्र की उपस्थिति में, क्षेत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक विद्युत क्षेत्र और एक कौन सा, चुंबकीय क्षेत्र। तो एक चीज बताइए, ये दिख रहा है आपको जय मतलब एक ही लाइन में आते हैं दोनों, क्या बचपन में लाइनें पढ़ी होगी, तो एक ही लाइन में होते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में जो टूटता है,
चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में जो स्पेक्ट्रमी लाइनें टूटती है वो तो जीमान प्रभाव कहलाती है। और स और वह एक ही में आते हैं, एक ही लाइन में आते हैं, क्या में एक ही लाइन में आते हैं। तो यानी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अगर जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं टूटे तो उसे स्टार्क प्रभाव कहेंगे, और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में अगर स्पेक्ट्रमी रेखाएं टूटे तो उसे क्या कहेंगे, जीमान प्रभाव कहेंगे। यहां तक समझ में आया क्या? इसके बाद देखो, इनके बाद आपके पास एक चीज और रह गई, मैं बीच में पहले छोड़ दी थी मैंने, वो आपको बता देता हूं। इलेक्ट्रॉन की खोज आपको बताई जे थॉमसन ने की थी, लेकिन किस में की थी, किस तरह से की थी, वो थोड़ा सा आप ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, लेकिन आपने सुना होगा राजस्थान में जेके सुपर सीमेंट चलती है। जेके सुपर सीमेंट चलती है क्या राजस्थान में? चलती है ना। तो देखो, जैसे आपका आ गया जे थॉमसन, जे थॉमसन, और कैसे आपका आ गया कौन सा, कैथोड किरणें। कौन सी किरणें? कैथोड किरणें, ठीक है, कैथोड किरणें। यानी जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किसमें की थी, कैथोड किरणों में की थी। अब एक ही किरणें बची है, एनोड वाली। कौन सी किरणें? एनोड किरणें। तो आपके गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज किसमें की थी, एनोड किरणों में। किसमें की थी? एनोड किरणों में। आप एक चीज से और याद कर सकते हो, सर्दियों में सबसे ज्यादा और सबसे स्वादिष्ट जो आपको सर्दियों के हिसाब से लगती है, कौन सी मिठाई लगती है? गज्जक। कौन सी? गज्जक। अगर मैं इसकी स्पेलिंग लिखूं तो क्या कुछ इस तरह से लिखूंगा, GAJK, गोल्डस्टीन एनोड, जे थॉमसन कैथोड। याद रहेगा क्या? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, जेट की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? इसके बाद देखो नया, अब बात कर लेते हैं अपन बोर के मॉडल की। तो देखिए, पहली बात तो यही है कि बोर का मॉडल है क्या और वो किस तरह से क्या चीजें बताता है। तो वो जो आपका बोर का मॉडल है, बोर का जो परमाणु मॉडल है, वो एक सिद्धांत पर आधारित था, और वो सिद्धांत था किसका? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। अब ये नई बात क्या है साहब? बोर का जो मॉडल था वो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। अब प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या होता है? तो देखिए, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत था जिसमें प्लांक ने बताया कि किसी भी कण की या किसी भी परमाणु की ऊर्जा होती है वो छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होती है, पैकेटों के रूप में होती है, और वो उन्हीं पैकेटों के रूप में ही उत्सर्जित होती है। और एक जो छोटा पैकेट होता है, एक पैकेट को उन्होंने, या एक बंडल भी बोल सकते हो आप, एक पैकेट को उन्होंने फोटोन नाम दिया। क्या नाम दिया? फोटोन या क्वांटा। फोटोन या क्वांटा नाम दिया। अब इन्होंने बताया कि किसी भी फोटोन की ऊर्जा जो होती है, अब आप बताएं, मैंने बताया कि फोटोन ऊर्जा के रूप में होते हैं और वो ऊर्जा छोटे छोटे पैकेट के रूप में होती है और वही उत्सर्जित होती है। तो उस एक फोटोन की जो ऊर्जा थी, वो एक फोटोन की ऊर्जा, ये ई ऊर्जा, ठीक है, एक फोटोन की ऊर्जा उसकी आवर्ती के समानुपाती होती है। ये वी जैसा ही चिन्ह है लेकिन थोड़ा सा घुमा हुआ है, इसे न्यू बोलते हैं। ये क्या है? आवर्ती, और ये ई क्या है? ऊर्जा। तो ये एक फोटोन की ऊर्जा है वो उसकी आवर्ती के समानुपाती होती है। और अगर मैं आगे बात करूं तो ई समानुपाती नियतांक को हटाने के लिए कोई ना कोई नियतांक आएगा, बराबर एच न्यू। ये है आपका प्लांक नियतांक। क्या है? प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक, इसका मान होता है 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। इसकी जो ये इकाई है ये याद रखना, लोगों को याद रहती है जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, लेकिन एक्चुअल में जूल पर सेकेंड नहीं बल्कि जूल इंटू सेकेंड होती है प्लांक नियतांक का जो मात्रक होता है वो, ठीक है। इसको न्यू जो आवर्ती है इसे अपन सी अपॉन लेमडा से लिख सकते हैं। सी है निर्वात में प्रकाश का वेग और लेमडा है किसी कण का या फोटोन का तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तो इसको ई बराबर एच सी अपॉन लेमडा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। देखो एक बार जेट में क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, कौन सा क्वेश्चन था, किस तरह का क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन में देखो दरअसल ऐसा पूछा गया था कि आइंस्टीन के द्वारा जो ऊर्जा का समीकरण है वो कौन सा दिया गया। तो देखिए ये तो किसके द्वारा दिया गया था, प्लांक के द्वारा, जबकि आइंस्टीन ने क्या दिया था, E बराबर mc²। ये ऊर्जा, m द्रव्यमान, c प्रकाश का निर्वात में वेग।
समझ में आई क्या इतनी बात? देखो इसके बाद अब बात करते हैं बोर का जो सिद्धांत था वो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पे आधारित था, लेकिन बोर का सिद्धांत था क्या? ये तो मान लिया कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था, लेकिन था क्या बोर का सिद्धांत? तो देखिए बोर का सिद्धांत ये था कि कोई भी परमाणु है, कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी परमाणु की एक स्थायी कक्षा में चक्कर लगाता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो किसी परमाणु की एक स्थायी कक्षा में चक्कर लगाता है, और इस कक्षा की ऊर्जा बिल्कुल निश्चित एक ऊर्जा होती है। इस कक्षा की एक ऊर्जा बिल्कुल निश्चित ऊर्जा होती है, और एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है। एक कक्षा से दूसरी कक्षा में यदि कोई इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो या तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है या अवशोषित करता है। अब देखिए कक्षा के नाम ऐसे होंगे 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है, 5 तक मान लो, ऐसे कक्षा के नाम आगे तक जाते जाएंगे। अब इसमें क्या होता है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा में है और अगर वो 5वीं कक्षा में जा रहा है तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। क्या करेगा? ऊर्जा का अवशोषण, ठीक है, यानी ऊर्जा अवशोषित करेगा। और यदि कोई इलेक्ट्रॉन 5वीं कक्षा में और अगर वो पहली कक्षा की तरफ आ रहा है, चौथी में भी आ सकता है, तीसरी में भी, दूसरी में, पहले में, कोई सी कक्षा में है, लेकिन मतलब बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, अगर वो घटते हुए क्रम में आता है यानी 5वीं कक्षा से अगर पहली कक्षा की तरफ आता है तो वो ऊर्जा उत्सर्जित करता है। क्या करता है? उत्सर्जित करता है। ये बात समझ में आई ना आपको? ये बोर ने बताया था। इसके अलावा बोर ने बताया कि किसी भी कण का एक कक्षा में उसका कोणीय संवेग h अपॉन, कोणीय संवेग होता है वो h/2π का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब है कि ये h/2π है वो जिस कक्षा में होगा उसी कक्षा से गुणा होगा, और कक्षा के मान आपको पता है n बराबर 1 2 3 4 कुछ इस तरह से होंगे। ऐसा नहीं है कि n बराबर 0.5 हो गया, 0.7 हो गया, 3/4 हो गया, ऐसा नहीं है, बल्कि एक पूर्ण संख्या होगी। इसके अलावा बताया कि जो कोणीय संवेग है किसी कण का या इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है वो mvr होता है। क्या होता है? mvr। ये NH/2π के ही क्या होता है? बराबर होता है। अब जब ये NH/2π के बराबर होता है तो इन्होंने कहा कि एक कक्षा से दूसरी कक्षा के मध्य जो होता है वो डेल्टा, जो डेल्टा P है वो क्या होता है? H/2π के बराबर होता है पहली कक्षा से दूसरी कक्षा के बीच। देखो जैसे मैं अगर n की जगह पहली कक्षा की बात करूं तो क्या हो जाएगा? H/2π हो जाएगा, ये पहली कक्षा। अगर मैं n की जगह 2 रख दूं तो दूसरी कक्षा का आ जाएगा, तो क्या 2H/2π हो जाएगा। और अगर मैं तीसरी कक्षा की बात कर दूं तो n की जगह 3 रख दूंगा तो 3H/2π हो जाएगा। और अगर मैं चौथी कक्षा की बात कर दूं तो 4H/2π हो जाएगा। क्या? देखो मैं ये इसकी जगह n का मान रखता जा रहा हूं, ठीक है। तो देखो पहली कक्षा और दूसरी कक्षा के मध्य अब आप अंतर देखो, ये 2H/2π है, ये 1H/2π है, तो डिफरेंस कितना आएगा? 1H/2π। दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा में देखो 3H/2π माइनस 2H/2π, H/2π वही डिफरेंस आ रहा है, यानी एक कक्षा से दूसरी कक्षा के मध्य जो कोणीय संवेग होता है उसका अंतर कितना होता है? H/2π होता है। आप कितनी भी कक्षाओं का देख लो। समझ में आई ये बात? इसके बाद देखो इसी के आधार पे बोर ने इलेक्ट्रॉन के लिए ऊर्जा, त्रिज्या और वेग 3 संबंध दिए। तो आज अपन केवल इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या के बारे में पढ़ेंगे, ऊर्जा और वेग के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। देखो इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या के बारे में इन्होंने कुछ ऐसा समीकरण दिया जिसका लास्ट निष्कर्ष रूप में आपको बताता हूं, ठीक है। लास्ट निष्कर्ष रूप ये निकल के आया 0.529 इंटू n²/z। अंगस्टम में ये इसकी त्रिज्या आ गई, ठीक है, यानी 10⁻⁻10 मीटर बराबर, ठीक है। अब देखो इन्होंने कहा कि ये क्या है? कक्षा। कौन सी कक्षा है? उसी कक्षा की बात है। और ये जेड क्या है? परमाणु क्रमांक। अब देखो मैंने आपको एक चीज नहीं बताई, वो इसकी कमी थी, तो कमी के साथ जब लास्ट पॉइंट होगा तब बात करेंगे, लेकिन मैं अभी बता देता हूं कि जेड का मान या तो आपको किसी परमाणु का दे रखा होगा, जैसे हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन का 7 होता है, उसी तरह दे रखा होगा। अगर ना दे तो आपको जेड 1 मान लेना है।
समझ गए क्या? क्योंकि जो बोर का मॉडल था वो एक इलेक्ट्रॉनीय स्पीशीज के लिए लागू था। नोट लगा के लिख लेना, बोर का परमाणु मॉडल एक इलेक्ट्रॉनीय स्पीशीज के लिए लागू था, यानी या तो हाइड्रोजन के लिए लागू होगा या He+ के लिए लागू होगा, एक इलेक्ट्रॉन बचा इसमें, या Li+2 के लिए लागू होगा, या Be+3 के लिए लागू होगा, बोरॉन +4 के लिए लागू होगा। किसी का परमाणु क्रमांक मान लो 40 है तो और उसका प्रतीक अक्ष है तो अक्ष +39 के लिए लागू होगा, यानी उसके परमाणु की जो कक्षा है उसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ऐसी स्थिति के लिए बोर का परमाणु मॉडल लगता है। अब देखो इन्होंने इस तरह से बताया, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। वो चीज ये है कि इसमें वेरिएशन या तो इसमें हो सकता है या इसमें हो सकता है, इन दोनों में वेरिएशन हो सकता है। ये तो कांस्टेंट राशि है, इस कांस्टेंट राशि को मान लो मैंने y मान लिया। अब मैं सब जगह y मान के इसका आंसर करता हूं। मैंने माना n बराबर 1, पहली कक्षा के लिए त्रिज्या क्या होगी, इसका मान 1 रखा, इसको y मान लूं, y गुणा 1 का स्क्वायर बटे 1। जेड किसी एक की नहीं दे रखा मुझे पहली कक्षा के लिए, जेड किसी का जेड नहीं दे रखा, तो मैंने 1 मान लिया। 1 का स्क्वायर 1 बटे 1 बराबर क्या आ जाएगा y। अगर मुझे n बराबर 2 की बात करनी पड़े तो ये y गुणा n स्क्वायर, दूसरी कक्षा के लिए 2 का स्क्वायर बटे 1, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4y, मतलब 4y। समझ में आएगा? अगर मुझे n बराबर 3 देखना पड़े तो y गुणा, इसको मैंने y मान लिया, y गुणा 3 का स्क्वायर बटे 1। स्क्वायर का मतलब क्या है, 3 को 3 से गुणा, यानी उसी संख्या को उसी से गुणा करना। तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9y, 9y। अगर मुझे n बराबर 4 दे दिया जाए तो y गुणा 4 की पावर स्क्वायर 1 बराबर कितना हो जाएगा 16y। आपको एक चीज पता चल रही है क्या, y 4y 9y 16y, यानी जो कक्षा है उसका स्क्वायर करता जा रहा है बस। तो क्या मैं इसको अगर शॉर्ट रूप में लिखना चाहूं तो किसी भी कक्षा के लिए मैं क्या इस तरह से लिख सकता हूं क्या, किसी भी कक्षा के लिए, जैसे मान लो ये n बराबर कोई कक्षा है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी कक्षा। अगर मुझे इसमें त्रिज्या का अनुपात लगाना है R1 R2 R3 R4, तो क्या लगाऊंगा 1 अनुपात 4 अनुपात 9 अनुपात 16 अनुपात 25 अनुपात 36 हो जाएगा क्या, त्रिज्या के हिसाब से। अब देखो एक चीज, इससे आपको क्या पता चल रहा है कि नाभिक से जैसे जैसे दूर जा रहे हैं त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। नाभिक से दूर जाते हैं तो त्रिज्या बढ़ती है, ठीक है। अब देखो R समानुपाती 0.529 को अगर मैं साइड में रख दूं तो n² z बचेगा, यानी अगर n का मान बढ़ेगा तो r का मान भी बढ़ेगा। देखो n का मान 1 था तो 1 आ गया r का मान, n का मान 2 हुआ तो 4 हो गया, 3 होते 9 हो गया, बढ़ रहा है। और अगर z का मान बढ़ेगा, ये वैल्यू बढ़ी तो ये वैल्यू घटेगी। मतलब भाग में अगर कोई वैल्यू बढ़ रही है, जैसे मान लो पहले आपके 100/2 था, अब 100/10 हो गया। पहले वैल्यू 2 थी तो आंसर यहां पर कितना आ रहा था 50, और अब वैल्यू 10 हो गई तो आंसर कितना आएगा 10। यानी नीचे वाली वैल्यू बढ़ी तो इधर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो नीचे वाला अगर z बढ़ जाएगा तो त्रिज्या क्या हो जाएगी आपकी, घट जाएगी। अब मैं आपको एक जनरल सा क्वेश्चन देता हूं, मान लो मेरे पास हाइड्रोजन भी हो और हीलियम आयन भी हो, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, हाइड्रोजन भी हो और हीलियम भी हो। तो मुझे एक चीज बताओ कि उसके लिए n1 है, उसके लिए क्या है n1, यानी पहली कक्षा की जो त्रिज्या होगी वो ज्यादा किसकी होगी, बताओ। R में कक्षा n का मान सेम है, दोनों के लिए पहली कक्षा के लिए पूछा है, तो R समानुपाती क्या होता है n²/z। आपको पता है ये तो दोनों के लिए सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। निर्भर किस पे करेगी, z पे। जिसका z ज्यादा उसका R क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब z ज्यादा किसका, हाइड्रोजन का कि हीलियम का, हाइड्रोजन का z ज्यादा तो R किसकी कम होगी, सॉरी हीलियम का z ज्यादा है, हीलियम का ज्यादा है z, तो त्रिज्या किसकी कम होगी, हीलियम की कम होगी। यानी अब त्रिज्या ज्यादा की, मैंने क्वेश्चन क्या दिया था, त्रिज्या ज्यादा किसकी होगी, तो किसकी ज्यादा होगी त्रिज्या, हाइड्रोजन की ज्यादा होगी। ये बात समझ में आई क्या, ठीक है।
अगर दोस्तों आपको इसका अगर कुछ पीडीएफ चाहिए, आपने कुछ नोट्स नहीं बनाए तो अगर उसका नोट्स चाहिए तो आप मुझसे कमेंट डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं, उस पर आप कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि किस किस बच्चे को इसका पीडीएफ भी चाहिए। नहीं तो आप इसके बाद नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। अपन 3 से 4 वीडियो में अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।